नमस्कार दोस्तों जी, केवल क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक से संबंधित आप सभी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न बनेगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो मैं क्वेश्चन आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से आप सभी का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो निश्चित ही आप सभी 4 नंबर पक्के करके जा सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से संबंधित यानी कि इस पार्ट से संबंधित मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके आई बटन पर देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप सभी को वीडियो के एंड में आप सभी को दे दूंगा वीडियो। ठीक है, वहाँ से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप बिल्कुल एक क्लिक में इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बातें बहुत हो गई, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार इस वीडियो को जोरदार लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल हम आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ। ठीक है, तो 1707 ईस्वी में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हो गया, गठन हो गया। ठीक है, तो कौन से सन में हुआ, 1707 ईस्वी में हुआ। इसलिए सन अच्छे से याद रखना, 1707 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटेन का क्या हो गया, गठन हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अंसर्ट रेनन कौन था। ठीक है, उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की। तो अंसर्ट रेनन के यदि बात करें, अब देखो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बता दूँ, यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो निश्चित ही आप सभी को बता देता हूँ कि 100% आप सभी को याद हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, यदि नहीं याद हुआ तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इतना ज़्यादा मैं आप सभी के लिए पूरा गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को इस तरीके से यानी कि इस वे में आप सभी को समझाऊंगा, एक कहानी के माध्यम से आप सभी को पूरा बता दूंगा। ठीक है, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बस उसके लिए आपको एक काम करना होगा, क्या करना होगा कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा उस क्वेश्चन को ध्यान में ज़रूर रखना। ठीक है, और इसके बाद यानी कि नेक्स्ट टाइम में यदि आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको फटाक से वो क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा, इतना ज़्यादा मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, आपको आसान से आसान वे में एक कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, जिसके माध्यम से आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंसर्ट रेनन कौन था। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, अंसर्ट रेनन कौन था। देखो, उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की। ठीक है, तो बात करें यदि हम अंसर्ट रेनन के बारे में, अब देखो यहाँ से आपको माइंड में सोचना होगा, जो मैं आप सभी को बताऊंगा बस उसको आप माइंड में लेके चलो। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है एकदम, आपको बस माइंड में सोचना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। क्या हुआ कि अंसर्ट रेनन जो था फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, 1882 ईस्वी में साबॉन विश्वविद्यालय में, ठीक है, कौन से विद्यालय में, साबॉन विश्वविद्यालय में, एक व्याख्यान में राष्ट्र के सही अर्थों को स्पष्ट करते हुए उसने क्या कहा भैया, उसने कहा राष्ट्र के बारे में कि जो हमारा राष्ट्र है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। समझ में आया अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि इतना तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना यदि नहीं समझ में आया तो मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अंसर्ट रेनन कौन था, आप माइंड में सोचो, बस कुछ नहीं करना, आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप माइंड में रिलेट करो, आपको फटाक से याद हो जाएगा। आपको याद करने की कोई एकदम रटने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आपको क्या रटना होगा, केवल सन अच्छे से रटना होगा। ठीक है, तो यदि बात करें अंसर्ट रेनन की, तो अंसर्ट रेनन कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक था। 1882 ईस्वी में कौन से विश्वविद्यालय में, साबॉन विश्वविद्यालय में। ठीक है, उसने एक व्याख्यान के रूप में राष्ट्र का सही अर्थ मतलब बताते हुए उसने राष्ट्र के बारे में यह कहा कि जो भैया हमारा राष्ट्र है ना, वो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं अगला, और क्या कहा उसने, और ये कहा कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। भैया उसने अंसर्ट रेनन ने ये कहा। अंसर्ट रेनन ने उसके बाद क्या बताया व्याख्या में, कहा कि जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र होना चाहिए तो कैसा होता है,
राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग व निष्ठा की चरम बिंदु तक होता है, ठीक है, जिसमें गौरवशाली अतीत, महान पुरुषों के नाम और योगदान शामिल होते हैं, ठीक है, ऐसा राष्ट्र होता है हमारा। उसने क्या कहा अनसट रेनन ने? पहले तो भैया अनसट रेनन जो था हमारा दार्शनिक था, और 1882 ईस्वी में साबोन विश्वविद्यालय में उसने राष्ट्र के बारे में व्याख्या करते हुए ये कहा कि भैया जो हमारा राष्ट्र है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हो सकता है, बल्कि जो हमारा जो राष्ट्र होगा वो लंबे प्रयासों, त्याग व निष्ठा की चरम बिंदु तक होता है, ठीक है, चरम बिंदु तक होगा। और उसमें जो राष्ट्र होगा हमारा वो गौरवशाली अतीत, ठीक है, जिसमें जो हमारा जो राष्ट्र होगा उस राष्ट्र में गौरवशाली अतीत, महान पुरुषों के नाम व योगदान, ठीक है, नाम व योगदान शामिल होना चाहिए, ऐसा होगा तभी वो राष्ट्र होगा, ठीक है। अतः यह वह सामाजिक पूंजी है जो एक राष्ट्रीय विचार पर आधारित होगी, ठीक है, यही एक ऐसी पूंजी है, यानी कि यही एक ऐसी, इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं, यानी कि यही जो एक राष्ट्र की पूंजी हो सकती है जो एक राष्ट्रीय विचार पर आधारित हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है, ठीक है, राष्ट्र क्या है, इस प्रकार से जो हमारा राष्ट्र हो जाएगा बड़ी ही व्यापक एकता है जिसका अस्तित्व जनमत संग्रह पर निर्भर होता है, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया आपको? चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला कौन थी? यानी कि महिलाओं की तरफ से, ठीक है, महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला कौन थी? तो भैया उस महिला का नाम क्या था? लुइजे ऑटो पीटर्स, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना बस। क्या नाम था? लुइजे ऑटो पीटर्स। तो इसका आंसर कैसे बन जाएगा? देखो इसका आंसर बन जाएगा, महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता की आवाज़ उठाने वाली महिला का नाम क्या था? लुइजे ऑटो पीटर्स था, ठीक है, लुइजे ऑटो पीटर्स, अच्छे से याद रख लेना। अब यदि हम बात करें इस लुइजे ऑटो पीटर्स के बारे में, देखो इसके बारे में हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो जो लुइजे ऑटो पीटर्स है वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, ठीक है, जिसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवादी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना भी कर दी। देखो मैं जो बता दे रहा हूँ आप सभी को, पहले बता दे रहा हूँ कि जो बता रहा हूँ मैं आप सभी को, ठीक है, उसको आप माइंड में लेके चलो। क्या मैं बता रहा हूँ स्टोरी के तरीके से आप सभी उसको समझो, ठीक है, स्टोरी वाइज मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि लुइजे ऑटो पीटर्स थी, ठीक है, वह क्या थी? राजनीतिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। उसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवादी नामक राजनीतिक संगठन का स्थापना किया। बस आपको इतना ही याद रखना भाई, और क्या है इसमें, बस समझ में आ गया अच्छे से। लुइजे ऑटो पीटर्स की नाम की महिला थी जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता करती थी, महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवाद नामक राजनीतिक संगठन का स्थापना कर दी। बस खत्म, यही आपका है, ठीक है। चलो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? उदारवाद का अर्थ क्या है? देखो उदारवाद को लैटिन भाषा में हम समझे तो इसको लिबर शब्द कहते हैं, ठीक है, लिबर शब्द पर आधारित है ये उदार भाषा, ठीक है, उदारवाद। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून का समक्ष सबको समानता, बस यही है आपका, ठीक है। उदारवाद क्या है? उदारवाद को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? लिबर कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता या फिर कानून के समक्ष सबको समानता, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। चलो अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो भैया बता दें 1789 ईस्वी में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ बस उसको अच्छे से समझो, आप उसको माइंड में रिलेट करो। जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से, यानी कि कहानी के वे में आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। आप उसको माइंड में रिलेट करोगे एक कहानी के माध्यम से तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं याद करना है, ठीक है, आपको खाली समझना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, ठीक है।
तो देखो यदि इसकी बात करें पहले क्वेश्चन की, तो 1789 ईस्वी में भैया फ्रांस में कौन सी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, उसका विरोध क्यों हुआ? यानी कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो उसका विरोध क्यों हुआ? देखो आर्थिक कुप्रबंध के चलते फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था बदहाली में पहुंच गई। ठीक है, जिसके चलते लोगों ने उसका विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1789 ईस्वी में राजतंत्रात्मक मतलब कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और उस समय आर्थिक व्यवस्था एकदम ठीक नहीं थी। यानी कि उस समय क्या था कि उस समय लोगों के पास अच्छे से धन की कमी थी। आप ये समझ सकते हो आर्थिक व्यवस्था यानी कि आर्थिक कुप्रबंध, यानी कि आर्थिक कुप्रबंध यानी बुरी प्रबंध। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था एकदम तहस नहस। समझ में आ गया? तो क्या लिखा है इसमें कि 1789 ईस्वी में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उस समय और आर्थिक व्यवस्था एकदम बिगड़ चुकी थी। ठीक है, एकदम बदहाली पर पहुंच गई थी, जिसके चलते लोगों ने उसका विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। बस और कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही तो है। फ्रांस की क्रांति कैसे घटित हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में राजतंत्रात्मक नामक शासन व्यवस्था चल रही थी। उस समय आर्थिक व्यवस्था एकदम तहस नहस हो चुकी थी और बदहाली के कगार में पहुंच चुकी थी, जिसके चलते लोगों ने उसका विद्रोह कर दिया तो फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। बस खत्म, यही आपकी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है हमारा? देखो मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उसको मन में आप अच्छे से रिलेट करो। हाँ, लेकिन आप उस क्वेश्चन को जरूर से देखना, आंसर को रिलेट करो और क्वेश्चन को जरूर से देखना कि कौन से क्वेश्चन का मैं आप सभी को आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तभी आप अच्छे से आंसर बना के लिख सकते हो और तो और आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि जो फ्रांस के निवासी थे, ठीक है, उसमें सामूहिक पहचान की भावना आ जाए, यानी कि एक जुड़ जाए हमसे, एक समूह में बंध जाए। ठीक है, समूह में बांधने के एक सबसे ज़्यादा फायदा क्या हो सकता है कि भैया फ्रांसीसी झंडा हम लोग चुन लें। ठीक है, जिससे कि जनता भी हमारे समूह रूप में बंध जाए, एकाग्र हो जाए। ठीक है, एकता बनी रहे उसमें क्या कहता है फ्रांसीसी लोगों में। ठीक है, उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? पूरे नेशनल असेंबली कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय असेंबली कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा कदम क्या उठाया गया? तीसरा कदम ये उठाया गया कि नई स्तुतियों की रचना कर दी गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ? देखो एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पहला कदम ये उठाया कि फ्रांसीसी झंडा को चुन लिया, और दूसरा कदम ये उठाया कि स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया, तीसरा कदम ये उठाया कि नई स्थितियों की रचना कर दी, शपथ ले ली और शहीदों का गुणगान किया। इतना करने से फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई फ्रांसीसी लोगों में। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं दूसरा 7वां क्वेश्चन है हमारा कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मन के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। यानी कि भैया हम यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मन का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। देखो यहाँ पर बात करें ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में। ठीक है, आप बस खाली मन में रिलेट करो जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप उसको स्टोरी वाइज समझो। बस मैं एक आपको स्टोरी तरीके से समझा रहा हूँ, जिस तरीके से आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यकीन करता हूँ, यकीन के साथ कह देता हूँ कि यदि आपको उस क्वेश्चन को, यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगली बार यदि आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो निश्चित ही आप सभी बनाकर 100% श्योर है कि आप सभी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या है हमारा कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मन का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। भैया ऑटो वन बिस्मार्क को हम जर्मन का एकीकरण इसलिए मान सकते हैं क्योंकि जो ऑटो वन बिस्मार्क है उसने रक्त और लॉ की नीति पर चल करके जर्मन का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसलिए उसने
इसलिए उसे जर्मन का एकीकरण जनक माना जाता है। ठीक है, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। देखो यहाँ पे कुल मिला करके यहाँ पर बात ये कहा जा रहा है कि भैया जर्मन पे जो भी आक्रमण होगा, ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया, सैन्य शक्ति को अपना लिया। भैया सैन्य शक्ति को अपनाएगा तो उसने सोचा कि जर्मन का एकीकरण क्यों न कर लिया जाए, यानी कि जर्मन को पूर्ण तरीके से सहायता प्रदान की जाए, जिससे कि हम भी जर्मनी में एकाग्रित हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बन जाएंगे और हम सभी क्या हो जाएंगे, एकता बनी रहे हमारे में। ठीक है, इस तरीके से उसने क्या किया कि ऑटो वन बिस्मार्क ने सबसे बड़ा योगदान क्या किया कि रक्त और लौ की नीति पर चल करके जर्मन के एकीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसलिए उसे जर्मन का एकीकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, कौन सी उसने रक्त और लौ की नीति को अपनाया, सैन्य शक्ति को, ताकि भैया जो दूसरे देश के लोग हैं उस पर आक्रमण करें तो ऑटो वन बिस्मार्क उसको बचा ले। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया, एकता बन गई उसमें। ठीक है, इस प्रकार से जर्मन के एकीकरण का क्या हो गया, जनक माना गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकांकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। ठीक है, यानी कि बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा, देखो कूटनीति द्वारा क्या होता है कि जब दूसरे देशों से, ठीक है, कोई नीति ली जाती है, कुछ साजिश रची जाती है, ठीक है, एक प्लानिंग की जाती है, तो उसे कहते हैं, ठीक है, कूटनीति। तो बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 2020 के ओसी और ओए पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को कैसे याद रख सकते हैं, बस मैं जितना बता रहा हूँ आप सभी उसे माइंड में ध्यान से समझो। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद एक बार यदि आप खुद से पढ़ोगे तो एकदम तगड़ा याद हो जाएगा आपको, फटाक से आप बना के लिख सकते हो आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देखोगे तो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखना अच्छे तरीके से कि मैं कौन से क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे याद रखते हैं इसको भी देखेंगे। ठीक है, क्या पूछा गया, जर्मनी के एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखो जर्मनी के लोगों की बात करें तो जर्मनी के लोग जो लोग थे, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण इट मीन्स अर्थात जो जर्मनी है उसमें एकता की भावना कब और कैसे हो गई, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, क्या हुआ कि जो जर्मन के लोग थे उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं थी और जो जर्मन के लोग थे 1848 ईस्वी में महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासन प्रयास कर रहे थे। ठीक है, प्रयास किया था हम लोगों ने। और क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के 3 मुद्दों में प्रशा की जीत हो गई। माने क्या हुआ कि जो जर्मन के लोग थे उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं थी। ठीक है, अब वही राष्ट्रवादी भावनाओं के चलते 1848 ईस्वी में क्या हुआ, जर्मन के लोगों ने महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित
देशभक्ति की ये भावना इतना ज़्यादा हो गया कि 1848 ईस्वी में जो जर्मन के लोग थे महाराष्ट्र के महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांध करके निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, 7 वर्षों के दौरान क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस 3 मुद्दों में प्रसा की जीत हो गई और यहीं से क्या हो गया, जर्मन का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया, अर्थात उसे राजा बना दिया गया। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो नवा क्वेश्चन है हमारा क्या है कि जर्मन के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन बना? ये तो आप सभी ने पढ़ा ही था। ठीक है, अभी ऊपर ही मैंने आपसे बताया कौन था, विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम को क्या बना दिया गया? विलियम प्रथम को राजा बना दिया गया जर्मन का। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर पढ़ा था। और कितने साल में बनाया? 1871 ईस्वी में। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। तो वो इसी तरीके से आप सभी को याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में आप सभी को ऊपर भी मैंने बताया था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क। और राजा कौन बना? विलियम प्रथम को राजा बना दिया गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 2020 के ओडी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने सम्मिलित रूप से 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजित किया था। इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 ईस्वी में वियना मिले। इसे ही वियना कांग्रेस सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे बात ये कहा गया है कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कैसे हुआ, कब और कहाँ हुआ, है ना। तो देखो क्या हुआ, बस आप समझो। ठीक है, क्या हुआ बस आप समझो, जो मैं बता रहा हूँ उसको माइंड में सोचो, आपको फटाक से याद हो जाएगा। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने सम्मिलित रूप से 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजित कर दिया था। समझ में आ गया? यानी कि ब्रिटेन का जो देश है, रूस का देश, प्रसा का देश, ऑस्ट्रिया के जैसे देशों ने यूरोपीय शक्तियों ने, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने, यूरोपीय शक्तियों ने सम्मिलित होकर के 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजित कर दिया। इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 ईस्वी में वियना मिले। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर ये वियना कांग्रेस का हुआ, वियना में मिले और यहीं से वियना कांग्रेस का सम्मेलन हो गया। ठीक है, बस समझ में आ गया अच्छे से। चलो अगला देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा? फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, ये आपका पेपर कोड क्या है, NZ में पूछा गया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। देखो फ्रांस की क्रांति जो हो गई उसके बाद का 2 परिणाम यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। जब फ्रांस की क्रांति हो गया तो उसके बाद क्या हो गया? निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया और क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना का विकास हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया कि क्रांति के 2 परिणाम क्या हो गए? पहला परिणाम तो ये हो गया, दूसरा परिणाम क्या हो गया कि न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हो गया। ठीक है, न्याय व्यवस्था, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो न्याय व्यवस्था खत्म हो गई थी, लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति खत्म हो गई तो फिर क्या हो गया? न्याय व्यवस्था पुनर्गठन हो गया। ठीक है, फिर से आ गया और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू कर दिया गया। बस खत्म। यही है आपका फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, इटली के एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और
विक्टर इमैनुएल द्वितीय। ठीक है, इन तीनों लोगों का नाम आता है किसमें के यानी इटली को एकता के रूप में बांधने वाले वो कौन कौन से 3 नेता हैं, ठीक है, उसका नाम बताइए। तो कौन कौन से 3 नेता हैं जिन्होंने इटली का एकीकरण किया, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कौन है? काउंटर कावूर, गरिबाल्डी और विक्टर इमैनुएल द्वितीय। ठीक है, ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। कौन कौन से दार्शनिक है? मॉन्टेस्क्यू हो गए, ठीक है, वॉल्टेयर हो गए। वैसे तो और भी आप सभी के पहले पार्ट में और भी आप सभी के क्या हैं दार्शनिक हैं, जैसे रूसो हो गए, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू हो गए, वॉल्टेयर हो गए, बहुत से हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 ही पूछा गया तो आप 2 ही बता सकते हैं, वो भी फ्रांस से रिलेटेड वाला। ठीक है, चलिए अब आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध एक राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। ठीक है, माने यहाँ पर गृह युद्ध क्या है? राष्ट्र के अंदर संगठित गुट के बीच जब युद्ध हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। समझ में आ गया?